नाज़रीन, शहर लाहौर का अंडरवर्ल्ड वाकई लावारस हो गया है, क्योंकि इस शहर में जो असल अंडरवर्ल्ड के डॉन थे तीफी भट्ट साहब, वो आप सबको पता है कि पुलिस मुकाबले में पार हो चुके हैं। तो बाकी हैं इलाक़ाई बदमाश, किसी का हल्का 10 गलियों में है और किसी के 2 मोहल्लों में। लेकिन पूरे लाहौर का अगर कोई डॉन था, और आज से नहीं पिछले 40 साल से अगर कोई डॉन था, तो वो तीफी भट्ट साहब ही थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके दुनिया से जाने के बाद अब लाहौर का अंडरवर्ल्ड जो है वो बिल्कुल लावारिस हो चुका है। और जो शूटर्स हैं और जो गैंगस्टर्स हैं, वो पहले जिनको तीफी भट्ट साहब का एक डर होता था, और उन्होंने बहुत सारे लोगों की आपस में सुलह भी करवा देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी अंडरवर्ल्ड के अंदर की लड़ाइयाँ जो हैं वो नहीं होती थी। तो अब वो भी हो सकता है कि हों, लेकिन अभी तो ज़ाहिर है सीसीडी का इतना ज़्यादा प्रेशर है क्रिमिनल्स के ऊपर कि अभी तो वो कान में डाले नहीं रड़केंगे। लेकिन कुछ अरसे बाद जब ये सीसीडी की परफॉर्मेंस ऐसी ना रही, या गवर्नमेंट चेंज हुई, या कुछ हो गया, तो फिर वो लोग सर उठाएंगे, क्योंकि जुर्म कभी ख़त्म नहीं होता। तीफी भट्ट साहब जो थे वो ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, बल्कि पूरा जो अंडरवर्ल्ड है ना उसको कंट्रोल भी करते थे। और बेशुमार इसकी मिसालें हैं। और आज हर बंदा जिसका जो अकाउंट है, वो जितने मुंह उतनी बातें और जितने अकाउंट उतनी बातें, कि हर बंदा तीफी भट्ट साहब के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन किसी ने भी कोई वेल रिसर्च्ड उन पे काम नहीं किया हुआ। मेरी इसमें ये है कि मैं कुछ अरसे से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने जानने की कोशिश की है कि वो कब से इस दुनिया में आए हैं और उन्होंने क्या कुछ किया है। तो मैंने कहा कि अब ये मौका है कि अपनी रिसर्च जो है वो आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। तीफी भट्ट साहब का अर्ली 80s से अंडरवर्ल्ड और ये जो बदमाशी की दुनिया उससे उनका वो पड़ा है वास्ता। एक करैक्टर होते थे असलम टांगिया वाला। वो जो असलम टांगिया वाला वाले थे, उनका ताल्लुक़ था रेलवे रोड के साथ, और वो वहीं पे थे। उनका भी अच्छा खासा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम था। और उनके बारे में कहा जाता है कि पहले तीफी भट्ट साहब की उनके साथ दोस्ती थी, बल्कि एक मुझे बंदे ने बताया, एनी शाह ने, कि तीफी भट्ट साहब खुद चल के वहाँ पर इस्लामिया कॉलेज के बाहर गए, और उन्होंने स्टूडेंट्स को, जो एमएसएफ और क्यूएसएफ के स्टूडेंट थे, और जिनकी किसी बात पे असलम टांगे वाले के साथ कोई वो नहीं बनती थी, तो उन लोगों को समझाने गए थे तीफी भट्ट साहब ज़ाते खुद चल के, कि यार असलम टांगे वाले नू तंग ना कराया करो। उसके बाद असलम टांगिया वाला के कत्ल में भी तीफी भट्ट साहब का नाम आता है, और इन पर इल्ज़ाम लगे थे, क्योंकि बाद में तीफी भट्ट साहब के उनके साथ भी कोई ना कोई इख्तलाफात हो गए थे। उसके बाद लाहौर में एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसे कहते हैं नादर वाला ग्रुप। इसमें भट्ट बरादरी के लोग काफ़ी ज़्यादा थे, और दूसरी तरफ इनका एक मुखालिफ ग्रुप था, वो था कूमा कसाई ग्रुप। तो नादर वाला ग्रुप जो है उसमें भी तीफी भट्ट साहब शामिल थे। इन लोगों ने एक लड़के की हमायत की, जिसके ऊपर कूमा कसाई ने काफ़ी तशद्दुद करवाया था। उसका नाम है जाहिद। तो जाहिद को सपोर्ट करते रहे ये नादर वाला ग्रुप वाले, और वो जो जाहिद है वो तबाही का बाइस बना कूमा कसाई गैंग के लिए। तो उसके बाद फिर इनका जो नेक्स्ट टाकरा हुआ है वो ट्रकों वाली फैमिली के साथ हुआ है। 94 में आपको पता है कि हमला हुआ था बिल्ला ट्रकों वाला के ऊपर। तो उस फैमिली को, ट्रकों वाले फैमिली को भी ये नहीं पता था कि जिन लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, बज़ाहिर तो उनकी लड़ाई थी नीफ़ा बाबा और शफीक, नीफ़ा और शफीक बाबा के साथ, और वहीद और वहीदिया के साथ। लेकिन बाद में ट्रकों वाली फैमिली को पता चला, इसलिए गोगी भट्ट साहब ने पिछले दिनों कहा है कि उसका पर्चा हमारे ऊपर नहीं हुआ था। वो वाकई इनके ऊपर नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि जो ये इश्तिहारी हम पे हमला करते हैं, जिन्होंने पहले बिल्ला ट्रकों वाले पे हमला किया, और उसके कुछ दिनों बाद उनके जो मुद्दई थे बई पलवान, उन पे हमला कर दिया। और इन दोनों हमलों में उन्होंने जो जगह इस्तेमाल की, ज़ाहिर है वो इलाका गैर में रहते थे, इश्तिहारी थे, मफरूर थे, तो वो अपने घरों में तो रह नहीं सकते थे। तो उनको एक नज़दीक तरीन जगह की ज़रूरत थी जहाँ से आके जब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले तो वो बिल्ला ट्रकों वाला या उस फैमिली के किसी फ़र्द पर अटैक कर सकें। इसलिए उन्होंने इंतखाब किया कि हमें इस एरिया में अगर कोई बंदा जगह दे सकता है, पनाह दे सकता है, कोई वेपन दे सकता है, या हमें कोई अफोर्ड कर सकता है, तो वो तीफी भट्ट साहब है।
इसलिए जब ट्रकों वाला फैमिली को पता चला कि ये लोग जब भी हम पे हमलावर होते हैं तो ये वहाँ से आते हैं, तो उसके बाद फिर इन दोनों फैमिलीज़ के अंदर उस दुश्मनी की इब्तदा हुई जिसका डिजिटल मीडिया पे आज तक कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ तक कि ये दोनों फैमिलीज़ भी कहती हैं कि जी हमें तो नहीं पता हमारी किस बात की लड़ाई है, हमें नहीं पता किस बात की लड़ाई है। वो इस बात की लड़ाई है कि ट्रकों वाला फैमिली को ये शक है कि जब हनीफा और वहीद उर्फ वेदियाँ वगैरह उन पर हमलावर होते रहे हैं, वो तीफी भट्ट साहब उनको इक्विप्ड करके उन पे हमला करने के लिए भेजते रहे हैं। 94 में बिल्ला ट्रकों वाला का कत्ल होता है। उसके बाद इनका अगला जो मामला ख़राब होता है वो भी आज मैं पहली दफ़ा सोशल मीडिया पे रिवील कर रहा हूँ। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े नगमा नगार थे ख्वाजा परवेज़ साहब, मेरी भी उनसे न्याज़मंदी रही है। बहुत पाए के शायर थे, बड़े अजीम शान इंसान थे। उनके एक बेटे लाहौर म्यूनसिपलिटी के किसी अदारे में काम करते थे। आरफ गुज्जर जो अरशद अमीन चौधरी का दायां हाथ था, वो वहाँ गया बता लेने या कुछ करने, उसकी उनसे लड़ाई हुई। जो ख्वाजा परवेज़ साहब थे वो इनके रिश्ते में मामू लगते हैं गोगी भट्ट साहब के। तो उस लड़ाई के बाद चूँकि ये इलाका ग्वाल मंडी का था, दयाल सिंह कॉलेज में अरशद अमीन रहता था और आरफ चौधरी भी उधर ही रहता था, तो इसलिए जब ये लड़ाई फैली और इसका दायरा कार ग्वाल मंडी में दयाल सिंह कॉलेज तक गया, तो इस लड़ाई के दौरान अरशद अमीन चौधरी का भाई जो शक्ल में उसी की तरह था, वो इस गलतफहमी में मारा गया कि ये शायद अरशद अमीन चौधरी है। और वो चूँकि लिया से आया हुआ था, आप सबको पता ही है। तो उस कत्ल के बाद इनका अरशद अमीन के साथ फटा हुआ। अरशद अमीन उस वक्त इतना बड़ा एक करैक्टर था कि जिससे लाहौर में क्या पंजाब में कोई हार नहीं डालता था। पुलिस, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ये जो हुकूमती अहदेदार होते हैं, यहाँ तक कि मंजूर वट्टू की उन दिनों वजारत आला थी और उसमें आप समझिए कि असल मंजूर वट्टू वही थे, अरशद अमीन चौधरी। तो इतने पावरफुल बंदे का ख्याल था कि चूँकि अब मेरा भाई कत्ल हो गया, तो मैं इन पे भट्ट साहबान पे जो मैंने इन पे पर्चा करवाया हुआ है, उसकी वजह से मैं इनसे पैसे खाता रहूँगा। और कुछ अर्सा तीफी भट्ट साहब और गोगी भट्ट साहब ने उसको पैसे दिए भी सुलह के लिए, क्योंकि वो जो बच्चे नामजद थे उस सारे मुकदमे में, वो इनके अपने बच्चे थे, मतलब कज़न्स थे, भांजे भतीजे रिश्तेदार थे। इसलिए तीफी भट्ट साहब इस मामले के बीच में आए। लेकिन अरशद अमीन चौधरी साहब ने ये किया कि उन्होंने चूँकि पता सी कि मेरा पार्क ने चुकना, तो उन्होंने इस बात को तुर बनाने की कोशिश की कि वो पैसे ले लेते थे लेकिन अपने भाई के कत्ल में बयान नहीं देते थे कि ये लोग बेकसूर हैं या बेगुनाह हैं। इस वजह से जब उनके भाई के कत्ल के बाद मियां अरशद जो पीपल्स पार्टी के एक अहदेदार थे, उनके घर में एक सुलह की कोशिश थी। तीफी भट्ट साहब के साथ वही लोग शामिल थे जो उस लड़ाई में थे जिनसे उनका भाई अरशद अमीन का कत्ल हुआ था, जिन्हें देख के अरशद अमीन का माथा ठनका कि ये कुछ सुलह की या पैसे देकर बयान हासिल करने की जगह तो नहीं है, ये तो मेरी घात लगी हुई है यहाँ पे। क्योंकि वही लोग जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया था वो सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन उस वक्त तक बड़ी देर हो गई थी। हनीफा जो उससे पहले उनको कत्ल करने के लिए अरशद अमीन को उनके घर के बाहर मौजूद था, क्योंकि गली में कुछ बच्चे थे और इसलिए उसने वहाँ फायर नहीं किया। वो एक बैकअप के तौर पर एक जगह उसने अपने साथ जो उस दौर के सबसे बड़े इश्तिहारी थे, जिनके बड़ी दफ़ा नाम आ चुके हैं, ये जो पोलस नेरा गैंग के सारे लोग थे, नाजी भट्ट वगैरह, ये सारे उनके साथ शामिल थे। तो वो थड़ा मार के बैठे हुए थे। अरशद अमीन जब वहाँ से निकला तो उसको उधर ही उन्होंने गोलियां मार मार के, इतनी ज़्यादा गोलियां मारी थी कि उसकी गाड़ी बिल्कुल छलनी हो गई थी। क्योंकि अरशद अमीन चौधरी के जो मदई थे आरफ गुज्जर की फैमिली, आरफ की फैमिली, चौधरी आरफ भी इनके साथ ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे अरशद अमीन चौधरी साहब के साथ ही। उन्होंने ये किया कि पूरे लाहौर के अंडरवर्ल्ड पे पर्चा करवा दिया, जिनमें रायवेंड की एक भट्टी फैमिली, रशीद भट्टी साहब एक एमपीए थे, उनकी फैमिली को भी डाल दिया, इधर से और लोगों को भी डाल दिया, तीफी भट्ट साहब को, गोगी भट्ट साहब को, इन सब को भी डाल दिया। तो उससे ये हुआ कि वो पर्चा कमज़ोर हो गया और भट्ट साहबान उस पर्चे से भी निकल आए। उसके बाद जो अगला चैलेंज था इनके लिए, टीपू तो था ही था, क्योंकि जब से बिल्ला ट्रकों
कत्ल हुआ था उसके बाद टीपू की कोशिश थी कभी इश्तिहारियों के ज़रिए और कभी पुलिस वालों के ज़रिए कि मैं इन दोनों को एलिमिनेट करवाऊँ, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इन्होंने 2003 में उस पर हमला करवा दिया, ईवान अदल में। अच्छा, उसमें भी कहा जाता है खालिद चिट्टा और आमिर बोड़ा वगैरह ने वो हमला किया था। उनके साथ एक और लड़का था मुबीन भट्ट, उन्होंने ये हमला किया था। लेकिन उसके जो खालिद चिट्टा के ताल्लुकात हैं वो कहा जाता है कि तीफी भट्ट साहब के साथ बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उसने ये अटैक किया। और इसमें कोई पैसे भी इन्वॉल्व थे जो उसने मुबीन भट्ट वगैरह को और आमिर बोड़े को कहा था कि मैं दूंगा, लेकिन बाद में वो पैसे भी वो लेने नहीं आए। उसके बाद एक लड़का था, उसका नाम है नवीद लंबी वाला। नवीद लंबी वाला भी ब्रंथ रोड का ताजर था, जहाँ गोगी भट्ट साहब कहते हैं कि वो भी वहाँ के ताजर रहनुमा है। तो नवीद भट्ट ने वहाँ पर नवीद लंबी वाले ने ये काम किया था कि गन पॉइंट पे उसने इलेक्शंस करवाए थे और ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने आप को ब्रंथ रोड की जो ये लोहे की मार्केट है उसका प्रेसिडेंट उसने अपने आप को इलेक्ट करवा लिया था। और पुलिस वालों को भी उसने सीधे फायर मारे थे। और वो अक्सर ये उसके बारे में सुना है कि वो लोगों के मोहल्लों में जाके अपने मुखालफिन को उनके बारे में बुरे अल्फाज बोला करता था, जिसे पंजाबी में हम डैशनामा कहते हैं ना, कि गया किसी का महल्ले उत्ते फायरिंग की, गां गुड़ा गड्डियाँ ते आ गया। और ये काम उसने यहाँ भी करने की कोशिश की। अरशद अमीन चौधरी को भी गोगी भट्ट साहब और तीफी भट्ट साहब कत्ल नहीं करवाना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये मामला सुलह सफाई से हल हो जाए। लेकिन वो जब इन्होंने देखा कि ये बंदा तो कहीं रोक ही नहीं रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन्होंने फैसला किया कि नीफे नु कह के काम करा दिया। इसी तरह नवीद लंबी वाले का भी जो मामला था वो ये नहीं करना चाह रहे थे। तो फिर वो पिछले दिनों एक उस्मान भट्ट नामी एक गैंगस्टर का इंटरव्यूज़ आए हैं, उन्होंने कहा है कि नवीद लंबी वाले ने ही उन्होंने टीपू ने ही चाय में कुछ खिला के तो पुलिस के हवाले किया था, तो फिर बाद में उसका इनकाउंटर हो गया था। बहरहाल इस बात से पहले नवीद लंबी वाला के कत्ल में भी इन असहाब के ही नाम आते थे। उसके बाद जी तीफी भट्ट साहब पे अगला जो एक और इन पे एक केस बना था। केस तो नहीं बना था क्योंकि इस सारे केस में पुलिस उनके साथ थी। आबद बॉक्सर साहब के मामू थे, अली बॉक्सर साहब के वालिद साहब। तो उन्होंने किसी खातून की कुछ प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने कब्ज़ा कुदरत में किया हुआ था। तो ये भी कहा जाता है कि एक सिनेमा पे तीफी भट्ट साहब बनफ्स नफीस खुद चल के गए थे और इन्होंने जाके उनसे वो सिनेमा का कब्ज़ा लिया और उसमें उनकी जो आबद बॉक्सर साहब के मामू हैं उनकी कुछ इंसल्ट भी हुई थी। ज़ाहिर है लड़ाई झगड़े में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो उसके बाद फिर तीफी भट्ट साहब का अगला जो बड़ा केस इन पे डला वो था जो टीपू ट्रक्का वाला पे 2010 में अटैक हुआ और जिसमें वो टीपू ट्रक्का वाला दुनिया से चले गए। और उसमें ये कहा जाता है कि इनके पास एक ग्लॉक पिस्टल था गोल्ड प्लेटेड, और ये गाड़ी में इनके साथ शहबाज था, शहबाज साईं और खुर्रम एजाज, और ये उन दोनों को कन्विंस कर रहे थे कि आप लोग टीपू पर हमला करें। तो जब वो लोग राज़ी नहीं हुए तो कहते हैं कि तीफी भट्ट साहब वहाँ पर थोड़ा सा जज्बाती हो गया और उन्होंने कहा कि तुम मेरे दोस्त और तुम इस काम में मेरा साथ नहीं दे रहे हो, तो मैं खुद ही ये काम करता हूँ। और ये कहकर तीफी भट्ट साहब गाड़ी से उतरे अपना ग्लॉक पिस्टल हाथ में लेकर। तो पीछे से खुर्रम एजाज आया और उसने इनके हाथ से ये पिस्टल लिया और उस पिस्टल के साथ मुबैना तौर पर उसने टीपू पर फायरिंग की और जो जानलेवा साबित हुई और टीपू साहब दुनिया से चले गए। बाद में ट्रक्का वाला फैमिली ये इल्ज़ाम लगाती है कि उस पिस्टल को एक पुलिस के अफसर ने बदल दिया और वो पिस्टल 1 साल उस पुलिस अफसर के घर पड़ा रहा। वो पुलिस अफसर इसकी वजह से मुअत्तल भी हुआ, लेकिन उस रिकॉर्ड में उसने वो पिस्टल बदल दिया, इसलिए वो उस मुकदमे से भी तीफी भट्ट साहब जो है वो बच गए। अच्छा जी, फिर आ गया बलाज का मामला, वो आपके सामने। मेरा ख्याल है कि तीफी भट्ट साहब से जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो यही हुई है कि बलाज का कत्ल जो हुआ है वो एक ऐसे दौर में हुआ है कि जब डिजिटल मीडिया है, और ये जो डिजिटल मीडिया पे इतना बलाज के मर्डर का शोर हुआ और उसके बाद जस्टिस फॉर बलाज कैंपेन चली, तो उसकी वजह से ये सारे हालात हुए। देखिए, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको
इससे पहले ही पता चल चुका था जब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट काम कर रहा था कि अब लाहौर में उस तरह की गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं हो सकती, इसलिए मोस्टली लोग यहाँ से चले गए थे, क्योंकि मोहम्मद अली भट्ट साहब और ये जो थे शकील भट्ट साहब, इनकी टीम ने बहुत सारे गैंगस्टर्स को मार दिया था। और ऐसे गैंगस्टर ग्रुप और अंडरवर्ल्ड के लोग जो अभी मतलब कोशिश ही कर रहे होते थे अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की, तो वो उससे पहले ही मारे जाते थे जो ही इनके रेडार पे आते थे। इनके पास बड़ी ज़बरदस्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से ये लोगों को ट्रेस कर लेते थे, और फिर इनके पास इंफॉर्मेशन भी थी। जैसे किसी दौर में उमर विरक साहब और मलक असगर साहब, जिन्हें असगर टुंडा भी कहा जाता है, CIA वालों के पास इस तरह की सलाहियत थी कि वो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे या मार देते थे। लेकिन जब CCD बन गई तो CCD तो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का भी एक नेक्स्ट लेवल का वर्जन है। तो जब इस तरह के अदारे हों और जब इस तरह का डिजिटल मीडिया हो और फिर आप किसी को कत्ल करें और आप सोचें कि मैं जैसे पहले बच जाता था, मैं शायद इसमें से भी बच जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है कि ये उनसे असेसमेंट की गलती हुई है कि उन्होंने इस दौर में जब अदारे इतने ताकतवर और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है और डिजिटल मीडिया पर जब लोग एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उन्होंने एक ऐसे दौर में ये मामला करके बालाज वाला तो अपने लिए मसाइल पैदा किए। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए, बाकी जो लोग होते हैं, डॉन्स होते हैं या कुछ होते हैं, अंडरवर्ल्ड से जो भी लोग होते हैं, उनके दो मामला होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका कोई घर बार इतना नहीं होता, शूटर लेवल के लोग होते हैं, तो वो तरक्की करके ऊपर तक आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो छोटी फैमिली से होते हैं, जब उनका इनकाउंटर हो जाता है या वो इश्तिहारी हो जाते हैं या उनके लिए मसला मसाइल बन जाते हैं, तो उनके लिए फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मतलब पीछे से पैरवी नहीं होती केसेस की और वो जेलों में पड़े रहते हैं या कुछ होता है यहाँ। और कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी हाथ से कुछ नहीं करना चाहते, जैसे टीपू थे, और वो कोशिश करते हैं कि हमारा काम या तो कोई इश्तिहारी पैसे लेकर कर दे या शूटर मिल जाए या पुलिस वालों को पैसे दे के हम किसी का इनकाउंटर करवा दें। लेकिन जो तीफी भट्ट साहब थे, ये इनका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ था। इनका शुमार शहर के शुरफा में होता था, ये कहीं अंडरग्राउंड नहीं होते थे। ये सबको पता है, अपने घर में होते थे, सख्त सिक्योरिटी में होते थे, कोई भी जाके इनसे मुलाकात कर सकता था जो इनके जानने वाला था। और ये कोई इस तरह के क्रिमिनल्स नहीं थे जो अगवा करवाते हों, डाके मरवाते हों या डकैतियों के पैसे खाते हों या कब्ज़े भी। वो एक कब्ज़ा तो मैंने आपको सनमे का बताया, और कुछ उस औरत की और जायदाद के भी मामला थे। लेकिन अगर आप देखें कि तीफी भट्ट साहब ने कोई कब्ज़े किए हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो भी नहीं है। तीफी भट्ट साहब का काम करने का तरीकाकार ये था, क्योंकि ये ताजर रहनुमा थे, इनके पास ताजर आते थे अपने मसलों का हल करवाने के लिए, जो उनके ताजरों के डिस्प्यूट होते थे। मसलन दुकान है, मैं कहता हूँ जी मेरी इन्ने फुट बनती है, वो कहता जी मेरी इन्ने फुट बनती है, 4 करोड़ की दुकान है। अब अगर उनका कोई तस्फिया हो जाता है और उसमें से कुछ पैसे तस्फिया करवाने वाले को मिल जाते हैं और तस्फिये की वजह से उनका झगड़ा ख़त्म हो जाता है और उनको गारंटी भी मिल जाती है, क्योंकि अब तीफी भट्ट साहब ने कह दिया तो दूसरा फ्रीक उनके साथ ज़्यादती नहीं करेगा। तो इस तरह करके उनके पास बहुत सारा काम होता था जिसे वो निपटाते थे, और इसमें कुछ गैर कानूनी भी इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, ये जो कत्लो गारत हुई है दुश्मनियों में, वो तो सारा गैर कानूनी था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों ताजर रहनुमा हैं और ताजर क्यों कहते हैं कि ये हमारे लीडर हैं। वो वजह यह है कि ये उनके डिस्प्यूट्स सॉल्व करते थे और उसमें इनको पैसे बचते थे। मसलन प्लाजों के झगड़े हैं, अंदरून शहर की जायदादों के मामला आता है, तो वो अगर कोर्ट कचहरियों में जाते तो बड़ा टाइम लगता और दूसरा लोगों के पैसे भी ज़्यादा लगते। तो ये इस तरह के मामला लोग शॉर्टकट के लिए इनके पास ले आते और वो डिस्प्यूट सॉल्व करवाने का कुछ ना कुछ उनसे मुआवजा ले लेते। ये उनका काम करने का एक बड़ा ज़रिया था कि जितने भी लाहौर में प्रॉपर्टी के जायदादों के बड़े झगड़े होते थे उसमें वो सेटलमेंट करवाते थे। और जाहिर है कोई भी काम फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं होता। बहरहाल ना उन्होंने बतेली हैं, ना उन्होंने पैसे लेकर बंदे मरवाए हैं शूटरों से, कुछ नहीं किया। एक अपनी दुश्मनियाँ निभाई हैं और दूसरा उन्होंने ये काम किया। इसीलिए तो उस दिन अज़हर गुलशन साहब और गोगी भट्ट साहब जो बातें कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि हम तो
ताजर आरमा हैं और शुरफा हैं, तो हमारे साथ ये मामला क्यों? हाँ ठीक है कि हमने दुश्मनी को अपनी को तो हैंडल